अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। ये जो लड़का आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये है फरहान। फरहान 29 अप्रैल को दिन था, इतवार का, और टाइम था शाम 4:30 बजे का। ये अपने घर के पास मौजूद कब्रिस्तान में जाता है, चूंकि वहां पर दादा को अभी ताज़ा ताज़ा दफनाया गया है। दादा के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। दादा की को अभी चंद ही दिन गुजरे थे। फरहान के साथ अनहोनी हो जाती है। फरहान गुम सुम दुखी दादा की कब्र पर बैठा हुआ है, हाथ उठाए हुए है, फतेह कर रहा है। अचानक से एन उसी जगह पर, कब्रिस्तान में, कब्र के पास, फरहान को नामालूम लोग आ जाते हैं और 3 गोलियां मार देते हैं और गोलियां मार के खुद वहां से भाग जाते हैं। और फरहान बेचारा उन्हीं कदमों पे जैसे वो खड़ा था वहीं पे ढेर हो गया। लोगों ने की आवाज सुनी, शोर शराबा हुआ, आवाम इकट्ठी हो गई। अब अक्सर हम कहते हैं ना कि जब मौत आनी होती है ना तो इंसान चल के उस जगह पर पहुंचता है जहां पे जान निकलनी होती है। एग्जैक्टली ये केस जो है इस सिचुएशन पर फिट होता है कि देखिए, आप चल कर गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां जाके मैंने जान देनी है और वापस इस कब्रिस्तान से जिंदा नहीं आना मैंने, और वहीं रह गया। खैर, अब इस स्टोरी की तरफ आते हैं। बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि फरहान जो है, उसकी कब्र उसके दादा की कब्र के बिल्कुल साथ बनाई गई है। इस केस के हवाले से एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और बुरी खबर मेरे पास ये है कि फरहान के कातिल प्री अरेस्ट बेल भी करवा चुके, अबूरी जमानत पर हैं। ये क्यों किया, वजह क्या बनी, पुरानी दुश्मनी या नई दुश्मनी, किसी की ईमा पर या खुद से डायरेक्टली, सब कुछ हुआ। ये सब तो मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ और फिर भी समझ आती है। इस व्लॉग की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बंदा मारा, ये जमानत कराई, छटपट अबूरी जमानत। न जाने किसकी पावर और किसका बैकअप है कि दस्ती दस्ती ये पर्चा, ये जमानत। ये छोटी बात नहीं है और ये ऐसे ही नहीं हो जाती है, ये किसी बात पर होती है। फरहान के अम्मी अबू से मेरी बड़ी डिटेल के साथ बातचीत हुई है और जो मेरी बातचीत उनसे हुई वो मैं आपसे अभी शेयर भी करूंगी इसी व्लॉग में। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया रावलपिंडी में और गांव का नाम है जोड़ियां। इस जोड़ियां गांव को जो थाना लगता है उसका नाम है थाना सदर बैरूनी। फरहान जो है वो 27 साल का नौजवान लड़का है, खूबसूरत भी है और ये अकलौता भाई है। इसका और कोई भाई नहीं है, सिर्फ 3 बहनें हैं और ये भाई है। टोटल 4 बहन भाई हैं। तीनों अपने अपने घर पे आबाद हैं, शादीशुदा हैं, औलाद वाली हैं, जबकि फरहान अनमैरिड है। अब घर पर फरहान के वालिदा होती हैं, वालिद होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती हैं। ये हो गए टोटल 4 लोग और फिर आ गया फरहान, यानी टोटल घर के अंदर फैमिली मेंबर्स 5 हैं। फरहान एक सेंट्री वर्कर है। फरहान जो है ये चूंकि अब बड़ा भी हो गया था, कमाता भी था और जिम्मेदार भी हो चुका था, तो माँ ने कहा कि अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। और फिर हर माँ की तरह उन्होंने अच्छी से अच्छी, प्यारी से प्यारी, अच्छे से अच्छा घराना तलाश किया और एक लड़की फाइनल कर ली जो कि बनेगी फरहान की दुल्हन। पसंद आ गई। होता ये है कि फरहान को वालिदा इसकी तस्वीर दिखाती हैं और कहती हैं कि बेटा, ये लड़की तेरे लिए पसंद की है, देख अच्छी है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फरहान इतना कोई शरीफ लड़का था। फरहान आगे से माँ को कहते हैं, अम्मा क्या बातें करती हैं, आपको पसंद है? माँ कहती हाँ मुझे पसंद है। कहता मुझे भी पसंद है, जो आपको पसंद वो मुझे पसंद। मैं कौन होता हूँ किसी में नुक्स निकालने वाला? अम्मा आप बेहतर समझती हैं, ये बड़ी बात है। आज के दौर में अगर कोई ऐसे कह रहा है तो फिर बड़ी बात है। अब जनाब इसकी तरफ से भी लड़की पास, माँ की तरफ से भी लड़की पास। अब क्या होना था, अब फरहान की जो वालिदा हैं वो जाती हैं लड़की वालों के हाँ और जाकर उनसे बड़े प्यार से, मोहब्बत से बात करती हैं और बात करने के बाद ये कहती हैं कि हमें तो जनाब आपकी बेटी बड़ी पसंद है, हमारी तरफ से तो हाँ है, आप लोग बताइए। फिर फरहान के मुतल्लिक वो ये राय देते हैं कि हमें भी लड़का बहुत पसंद है। जनाब फाइनल ये किया जाता है कि अभी कर लेते हैं मंगनी और फिर आराम से ईद के 2 हफ्ते बाद शादी रख लेंगे, सुकून से तैयारी शरी हो जाएगी। फरहान अपनी वालिदा से ये कहता है कि अम्मा मंगनी की क्या जरूरत है, आराम से डायरेक्टली हम शादी करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि बिला वजह ये मंगनी रखनी है, मसरूफियत भी हो जाएगी और खर्चा बिला वजह और लग जाएगा, तो शादी ठीक है डायरेक्टली करेंगे। माँ कहती है बात तुम्हारी भी ठीक है। फिर वो कहती हैं कि अच्छा चलो मैं लड़की वालों से एक दफा जिक्र कर लूं, डिस्कस करूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हो सकता है उनकी ये राय हो, ये भी हो सकता है उनकी ये राय
ना हो, कहता है बिल्कुल करें, जरूर करें। फिर क्या होता है, फिर वालिदा लड़की वालों के घर जाती हैं और जाकर उनसे बात करती हैं। लड़की वाले ये कहते हैं कि बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, छोड़े मंगनी को, शादी की तैयारियां करें, अब ईद के बाद शादी ही करेंगे। यही बात फाइनल हुई और फरहान की वालिदा घर आ गई, फरहान को बता दिया। अब जो सूरत हाल है वो तो आपको समझ आ गई, अनहोनी हो जाती है। ये जश्न, खुशियां, मुस्कुराहटें, एक ख्वाब कि हाय शादी आने वाली है घर में, वो सब कुछ मांद पड़ गया। कैसे? ईद आ गई, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, बदकिस्मती तीसरा दिन जो ईद का आया उसको डेट थी 23 मार्च। 23 मार्च वाले दिन फरहान के दादा अबू की डेथ हो गई। घर में कोहराम बर्पा हो गया, सब रोने धोने लगे और फरहान पर तो कयामत ढाई। चूंकि फरहान बेतहाशा अपने दादा से अटैच था और इतना अपनी वालदा या वालिद से नहीं था जितना दादा के साथ था, और उनके साथ ही सोता उठता बैठता था, उनके साथ बहुत टाइम गुजरता था इसका, और शुरू से प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था। अब फरहान बेचारा दुखी था, तो उसने कहाँ से शादी करनी है। फरहान कहता है अपनी वालिदा को, अम्मा शादी डिले कर दो, मैं नहीं दुल्हा बन सकता, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा दादा चला गया। ऐसा करते हैं, अब 40वां जब हो जाएगा फिर उसके बाद आराम से सादगी से ये शादी कर लेंगे। माँ कहती है बेटा मैं ये सारी बात एक दफा फिर लड़की वालों से कर लूं, पता तो है ये उनको कि तुम्हारे दादा की हो गई है। अब ये जनाब फिर से लड़की वालों की तरफ जाती हैं, जाके बातचीत वगैरह उनसे ये करती हैं कि अब हम डायरेक्टली 40वें के बाद ही शादी करेंगे, आपको पता है कि हमारे घर में फौतगी हो गई है। तो लड़की वाले कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, 40वें के बाद जब आप शादी का कह रहे हैं तो उसके बाद आने वाली हो जाएगी बड़ी ईद, तो हमें वो टाइम सूट नहीं करता, ना आगे ना पीछे। तो ऐसा करते हैं बकरा ईद गुजर जाए, बड़ी ईद उसके फौरन बाद रख लेते हैं, हमें भी कोई मसला नहीं है, इजीली आप लोग भी अपने मामलात को मैनेज कर लें। और फिर यही बात डन हुई कि फरहान की शादी होगी, लेकिन बकरा ईद के फौरन बात होगी और फर्स्ट वीक में होगी, ये भी डिसाइड कर लिया गया। अब मैं वकूए की तरफ आने लगी हूँ। 29 अप्रैल फरहान दुखी दुखी आंखों में आंसू लिए दादा की कब्र पे, और यही इसका मामूल बन चुका था। वहां जाता है, वहां जाके ये हाथ उठाए हुए हैं और फाते कर रहा है। तो वो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और वहां पर लड़के आपस में मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। जब शॉट लगाते हैं बॉल को तो कब्रों के ऊपर से भाग भाग के, टाप टाप के, फलांग कर गेंद को पकड़ते हैं, बॉल को। फरहान ये सब कुछ देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता। फरहान कहता है यार क्या हो गया तुम लोगों को, क्या करते हो, ये कब्रिस्तान है, कोई मैदान थोड़ी ना है जहां तुम लोग खेल रहे हो, कब्रिस्तान से बाहर जाके खेल लो, अच्छी बात नहीं है, तुम लोग कब्रों के ऊपर से ताप रहे हो, बेहुरमती होती है इस तरह से। अब ये लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के, इनको बड़ा बुरा लगता है कि ये हमें क्यों भाई पन्ने-खां बन रहा है। अब जो लोग वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे उनमें से एक का नाम है जकी शाह, जबकि दूसरे का नाम है जैन शाह। ये दोनों लड़के जो हैं ये आवारा तबीयत के थे और बदमाश तबीयत के थे। ये दोनों क्या करते हैं, गिरेबान खोला और आगे फरहान के आगे, हाँ भाई हुण दस की मसला है तेरा, तेनू बोता पता है कब्रिस्तान च खेलना है या नहीं खेलना। ये इनकी लैंग्वेज है फरहान के साथ। फरहान कहता है यार मुझे बताओ, अगर तुम लोगों के किसी प्यारे की यहाँ पर कब्र हो, तुम लोग उसके ऊपर से इस तरह भाग भाग के गेंदे पकड़ोगे, फिर कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे बुरा लग रहा है, तुम लोग बाहर जाके खेलो, तुम लोग गलत कर रहे हो। ये कब्रिस्तान है, यहाँ लोगों को दफनाया क्या है, यहाँ बैठ के अल्लाह का नाम लिया जाता है, फाते खानी की जाती। कहता है अच्छा तेनू बड़ियां गल्लां आ रही ने भाई, तेरियां गल्लां ठीक करनियां पैनियां ने। इतने में आपस में तल कलामी शुरू हो गई। गिरबान खोल के आया एकदम से आगे उसके लड़ने के लिए, झगड़ा हुआ बेतहाशा, हाथापाई शुरू हुई। और फिर जकी और इसके साथ जो जैन है, दोनों शाह, इन्होंने पिस्टल निकाली और डस 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 3 गोलियां मारी फरहान को। फरहान को नहीं पता था कि असलिहा लेकर आए हुए हैं और ये खेल रहे हैं इधर, और ये सब कुछ उसको नहीं पता था। उसने रैंडमली मना किया कि बुरी बात है, और वाकई बात बुरी है भी, उसने ठीक कहा। अब जनाब 3 जो मारी, 2 लगी इसके पेट में और 1 लगी फरहान के कंधे पर। फरहान वहीं पे ढेर हो गया। ये वो बात है कि जब मौत आनी होती है बंदा चल के मौत के पास जाता है, उसको खबर नहीं होती कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ ये मौत के उठा रहा हूँ। का शोर सुना, लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर लोगों ने कहा ये क्या हो गया, किसने किया, किसने किया। इसका घर पास था, आवाम ने इसको पहचान भी लिया। तो फिर वहां पर सबसे पहले फरहान के घर पर फोन किया और बताया इस वकूए का।
اس کے بعد 1122 پر کال کی ریسکیو میں، پھر کال کی 15 پر۔ 15 سے جناب تھانہ صدر بیرونی نام ہے تھانے کا، وہاں سے آ گئی نفری، 1122 کی ٹیم بھی آ گئی۔ آ کر ان دونوں ڈپارٹمنٹس نے سب سے پہلے فرحان کی کو اٹھایا، ہاسپٹل شفٹ کیا اور والدین کو بتا دیا کہ اس ہاسپٹل پہنچے۔ ادھر سے یہ لوگ پہنچے، ڈاکٹرز معائنہ کر رہے ہیں، ادھر سے والدین پہنچ گئے۔ ڈاکٹرز باہر آ کے بتاتے ہیں کہ معذرت ہو چکی۔ پھر وہاں پر ہی فرحان کے والدین سے اجازت لے کر اس کو پوسٹ مارٹم ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جا سکے۔ ادھر دوسری جانب قانونی کارروائی بھی بہترین کی گئی پرچے کی حد تک، وہ ایسے کہ ایک پرچہ درج کیا گیا فرحان کے قاتلوں کے خلاف، فرحان کے انصاف کی خاطر۔ یہ پرچہ تھانہ صدر بیرونی میں درج کیا گیا جو کہ راولپنڈی کا تھانہ ہے، اور اس پرچے میں 2 ملزمان نامزد لکھے گئے جس میں ہے ذکی شاہ اور زین شاہ، جبکہ کچھ افراد نامعلوم بھی لکھے گئے۔ جب پرچہ درج ہوتا ہے نا قتل کا، تو ایک نارمل معمولی سچویشن میں ہوتا کیا ہے، ملزم گرفتار کرنا ہے۔ اب جتنی جلدی پولیس ملزم تک پہنچ جائے گی اتنے پولیس کی شاباشی ہے، بلے بلے، اور وہ کرتی ہے کام۔ لیکن اس کیس میں مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ ہوتا ہے پرچہ درج، یہ ہوتی ہے پری اریسٹ بیل۔ بڑی انہونی سی بات ہے جب پولیس نے کام کرنا ہوتا ہے نا، پولیس پرچہ بعد میں دیتی ہے یا ساتھ ساتھ پروسیس چل رہا ہے، بندے پہلے پکڑ کے بٹھا لیتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بات غلط نہیں، درستی ہے کہ ان کو تھوڑی سی بھی چھوٹ ملے اگلے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پرچہ بھی درج ہو جاتا ہے، پرچہ درج کرنے والی پولیس ہے تھانے میں، ملزموں تک خبر کیسے پہنچ گئی؟ اچھا چلیں پہنچ گئی، ادھر ادھر سے پہنچ گئی، پولیس نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے نہیں بگایا، جہاں سے بھی پہنچی تو پھر کیا آپ نے ان کو اتنا موقع مارجن دیا کہ وہ آرام سے اگلے دن عدالت جا کے بیل لیتے ہیں؟ قانونی حق ہے ان کا ضمانت لینا، ان کو عدالت کی جانب سے پری اریسٹ بیل دی گئی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے پولیس کے کریکٹر پر اعتراض لازمی ہے، ضروری ہے۔ جب آپ نے کرنا ہو کام تو بندہ پہلے، پرچہ بعد میں، جب آپ نے نہیں کرنا تو پرچہ بھی ہو جاتا ہے، آرام سے پری اریسٹ بیل 302 کی توبہ۔ اب یہاں پر صورتحال تو میں نے بتا دی، دھن دھناتے پھرتے ہیں نا جب ملزم، تو وہ باپ اور وہ ماں ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اپنے دل پہ، ہائے ساڈے پتر دے قاتل، یہ ہائے جس کو لگ جائے گی اس کی کمبختی یا بربادی ہے، یہاں بھی اور اگلے جہان بھی۔ کہتے ہیں والدین کہ ہمارا جو کیس ہے وہ CCD کو دے دیں، اور ملزم جو ہیں وہ جب دھن دھناتے پھرتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، اکلوتا بیٹا مار ڈالا، وہ بھی کوارا، وہ بھی ابھی چند دنوں کے بعد اس کی شادی تھی، خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ 3 بہنوں کا یہ بھائی ہے اور بہنوں کا بھی بہت لاڈلا ہے، پورے کا پورا جو گھر ہے وہ اس ٹائم افسوس، دکھی، پریشان، آہو بکا اور بین۔ کیا کہوں میں اور میں کیا نہ کہوں، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی کسی کو پانی پینے سے منع کرے ڈاس، یار قبرستان میں نہ کھیلو ڈاس، اس طرح تو ہونے لگے ہیں کہ جیسے چڑی کا بچہ مارتے ہیں۔ اللہ ہی ہدایت دے، میرے پاس تو آج الفاظ ہی کوئی نہیں۔